हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री राम अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट एंड मोड ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एनर्जी अर्थात वो किस तरह से एनर्जी को प्राप्त करते हैं और अपना जो न्यूट्रिएंट है जिससे उनके शरीर का निर्माण होना है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। सारी चीज़ों के आधार पर सभी ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है बेसिकली को आज हम लोग जानेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी के आधार पर हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि इनकी एनर्जी का सोर्स क्या है। एनर्जी का सोर्स क्या है, इस आधार पर हम सभी ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसमें लाइट को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें केमिकल बॉन्ड का इस्तेमाल होता है, केमिकल बॉन्ड की एनर्जी का इस्तेमाल होता है। बॉन्ड एनर्जी, किस एनर्जी का इस्तेमाल होगा? बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल होगा। अर्थात केमिकल केमिकल जानते हैं, केमिकल्स जो बनते हैं वो बॉन्डिंग के द्वारा बनते हैं। उन्हीं बॉन्ड को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए एनर्जी के सोर्स के रूप में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कीमोट्रॉप। और ये लाइट का इस्तेमाल कर रहा है ऑर्गेनिज्म तो इसका बोला जाएगा फोटोट्रॉप। ध्यान रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ source of energy, the organisms are divisible into two groups. One is the chemotrophs and another is the phototrophs. Chemotrophs are the organisms which use source of energy as chemical bond, and phototrophs are the organisms which use the source of energy as light, termed as the phototroph. Source of carbon, कार्बन जो मैटर है, मैटर प्राप्त करने का सोर्स क्या है? मैटर ये अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं? मैटर प्राप्त करने का मतलब हो गया कि जिससे उनकी बॉडी का निर्माण होना, वो सारे मैटर इनको कहाँ से मिलता है? ये सभी मैटर जब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में प्राप्त करते हैं, किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं? इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनको क्या कहा जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ हो गया। तो ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? कार्बन का स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जिनका कार्बन का स्रोत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं? जिनका कार्बन का स्रोत क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, उनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ हो गए। देखिए इनका जो सोर्स है एनर्जी का, वो फोटॉन है अर्थात लाइट है, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया? फोटो हेटेरोट्रॉफ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फिर हमने क्या कहा? फोटो ऑटोट्रॉफ। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक स्रोत का इस्तेमाल करके अपना भोजन बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटो माने सेल्फ, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में जो सिंपल सी चीज़ें हैं नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना फूड बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। आगे भी इनका डिस्कस देखेंगे अभी। फोटो हेटेरोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ में जो फोटोट्रॉफ होते हैं उनको हम मेजरली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप क्या हो गया? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करता है कार्बन सोर्स के रूप में, उनको हम फोटो हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं।
जो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है कार्बन के स्रोत के रूप में, उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं इनको भी हम मेजरली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ को हम लोग क्या करते हैं, तो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो जो है वाटर का इस्तेमाल करते हैं या वाटर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। अगर वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, रिडक्शन, किसका रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है C6H12O6 बनाना, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। इस रिडक्शन में जो हाइड्रोजन चाहिए होता है, वो हाइड्रोजन कहाँ से यूज करते हैं, H2O का हाइड्रोजन यूज करते हैं या नहीं करते हैं, इस आधार पर क्या करते हैं, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और यदि H2O का इस्तेमाल ये करते हैं तो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाएंगे। और यदि सॉरी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाएंगे। और यदि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एन माने नहीं, ऑक्सीजनिक मीन्स ऑक्सीजन इसमें जनरेट नहीं होती है, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। वास्तव में जब फोटोसिंथेसिस क्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ ये जानेंगे H2O को जब ब्रेक किया जाता है, तो H2O को ब्रेक करते हैं तो H2O चला आता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास और ये C6H12O6 बनाता है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है इसके ब्रेकडाउन से, वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जिसको एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पर H2O का ब्रेकडाउन भी एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया। क्या ऑर्गेनिज्म H2O का यूज करता है तो ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो गया। और यदि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी प्रोसेस का नाम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाएंगे, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाएंगे। है तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दोनों ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कैसे, एक में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, एक में O2 क्या होती है, रिलीज होती है। एक में क्या होता है, O2 रिलीज होती है। इस केस में O2 रिलीज, लेकिन इसमें O2 रिलीज, इसलिए क्या हो गया, एन ऑक्सीजनिक हो गया, इसमें O2 रिलीज होती है, इसलिए ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक, जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस अपनाते हैं उसमें ऑक्सीजन निकलती है, इसलिए उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नाम भी देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर कहलाते हैं। ये तो ग्रुप हो गया जो लाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो ग्रुप्स हैं उनको हम आमतौर पर कीमोट्रॉफ्स कहते हैं। इनमें भी कार्बन के सोर्स दो हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दो हो सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल की चर्चा नहीं हुई थी। एनाक्सियनिक फोटोसिंथेसाइजर का जो एग्जाम्पल है वो ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल, ग्रीन और प्लस क्या है, पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे टर्म जुड़ा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन कैसे, नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर का उपयोग नहीं करते। ठीक है, ये पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ये क्या है, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ पे आप चाहें तो नाम में सल्फर जोड़ सकते हैं। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या हो गए, फोटो हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। और ये क्या हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गए, लेकिन एन ऑक्सीजन। ठीक है,
इसके बाद कार्बन सोर्स की हम लोग बात करते हैं। कार्बन सोर्स के आधार पर जो कीमोट्राफ्स हैं उनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, कीमो हेट्रोट्राफ। हेट्रो क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया हेट्रोट्राफ कौन होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स कार्बन, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्राफ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्राफ बोलेंगे। और एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, इसलिए इनको कीमो ऑटोट्राफ बोला जाएगा, फोटो ऑटोट्राफ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोटो हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, ये लिए फोटो ऑटोट्राफ से। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी के रूप में, केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कीमो ऑटोट्राफ है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, हेट्रोट्राफ तो हैं लेकिन क्या है, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कीमो हेट्रोट्राफ है। मैक्सिमम ग्रुप जिनके बारे में आप जानते हैं वो इसी में बिलोंग करता है, कीमो हेट्रोट्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेजर ग्रुप बन गए, एक कीमो हेट्रोट्राफ, एक कीमो ऑटोट्राफ। अब कीमो हेट्रोट्राफ के भी अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन इसकी चर्चा आपको नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। यहाँ पर कीमो हेट्रोट्राफ के तो इस लेवल पर इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक बार फर्मेंटेशन को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और एडिशनल चीज इसमें डाली गई, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि जो कीमो हेट्रोट्राफ्स हैं, ये कैसे दिखाइए। फोटो हट गई, अभी कैमरा भी दिख रहा था, और कुछ चीजें इसके नीचे दबी हुई थी, ठीक। अब आप ध्यान से देखें, कीमो हेट्रोट्राफ, इनको अलग ग्रुपों में डिवाइड करने का एक क्रिटेरिया अपनाया जा रहा है, वो ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स जब यहाँ से केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। एनर्जी का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होता है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी का सोर्स है इनस्टेंटली, ठीक है। ये एनर्जी का जो सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ही मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है और एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जिसको इलेक्ट्रॉन दिया उसके पास एनर्जी चली जाती है, सिंपल सी भाषा में भी यही है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तीनों हेट्रोट्राफ को आगे के इन ग्रुपों में डिवाइड किया जा रहा है, वो इस आधार पर कर रहे हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। अब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जेड क्या है, ऑक्सीजन है। ये हो सकता है या फिर ऑक्सीजन नहीं होता। इस आधार पर इनको दो मेजर ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एक जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, अभी सबके नाम में नहीं जाना है हमको, उसका क्या नाम दिया जा रहा है लगभग, यहाँ पर सिर्फ इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट जान लेना कि ऑक्सीजन जो इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्पल इनके आप जो जिन ऑर्गेनिजम्स को भी जानते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, आमतौर पर ऑल एनिमल, मैक्सिमम जो फंगाई है, प्रोटोजोआ है, और मैक्सिमम बैक्टीरिया भी इसमें इंक्लूड है, मैक्सिमम बैक्टीरिया भी इसमें है, ठीक है। जो पेप्टोसिटिक नेचर के होते हैं बैक्टीरिया, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेगा या तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेगा। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेगा तो ऐसे ग्रुप को हम लोग आमतौर पर फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को आगे एक टॉपिक पढ़ना है, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ये जानना महत्व था कि फर्मेंटेशन क्या है, अभी रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ से आप जानिए फर्मेंटर कौन होगा, जो अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को देगा। जो यहाँ केमिकल बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था या एनर्जी रिलीज हुई थी, ये एनर्जी फाइनली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन कई लोगों को बीच में देते हुए, लेकिन सबसे अंत में किसको देगा,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को देगा, ऑक्सीजन को नहीं देगा, तो क्या कहलाते हैं? फर्मेंटर कहलाते हैं। तो क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर बोलते हैं। ठीक है। और जो ये प्रक्रिया करते हैं, इनके अंदर रिएक्शंस चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्योंकि उस फर्मेंटेशन के कारण एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, दैट इज C2H5 हो या CH3C डबल हो या अन्य किसी प्रकार का कोई अन्य कह सकते हैं एंटीबायोटिक वगैरह का निर्माण होता है। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं अपना फाइनली इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या कहलाते हैं? फर्मेंटर कहलाते हैं। और जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक। तो ऐसे फर्मेंटेटिव का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। दूसरा, ये भी बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा ये क्या है? बैक्टीरिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देता है इलेक्ट्रॉन, हाँ, इसको देगा अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन, कई स्टेप से गुजरते हुए सभी को थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करती है। लास्ट में सारी एनर्जी किसको दे दे रहा है? अपना जो बचा हुआ उसके पास एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन ला करके किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देगा। तो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देगा। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को दिया जा रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज ही होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन सिस्टम दोनों कहा जाता है, किसी या ईटीएस। ठीक है। यहाँ ईटीएस में जो अंतिम होगा इलेक्ट्रॉन को लेने वाला वो ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पर क्या होगा? कोई अन्य मैटर होगा। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई लेने वाला ऑक्सीजन के अतिरिक्त, तो एक ग्रुप इनऑर्गेनिज्म का बन जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के एक एग्जांपल को हम लोग जान लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम। बाकी इस ग्रुप के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है यहाँ पर, ये ग्रुप, यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक, तो आपका ये वाला ग्रुप है सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप। अभी आपको इसको पढ़ना है रेस्पायरेशन, वहाँ फर्मेंटेशन पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा फर्मेंटेशन क्या है। इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेटर या फर्मेंटर बोलते हैं। तो ऐसे ग्रुप में जो बैक्टीरिया ही होते हैं, मेनली सभी बैक्टीरिया होते हैं, या सम फंजाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया मोस्ट फंजाई के अलावा भी कुछ बचे होंगे, तो कुछ फंजाई भी होते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही अपना इलेक्ट्रॉन आगे देता है। ये ग्रुप आप जानते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं इन सब के बारे में अलग से, कि क्या चीज़ें हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ क्या है, ऑटोट्रॉफ को डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि अगले चैप्टर में है। तो अगले चैप्टर में क्या, इसी चैप्टर का पार्ट है मेजरली। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मास या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम लोग बात करते हैं, मास या टाइप, दोनों ही तरह है। टाइप क्या है? न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, मार्क्स होते हैं, जिसके हम लोगों को पढ़ना है, जिसके बारे में बाकी मार्क्स और टाइप की ही चर्चा कर रहे थे चार्ट में। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमको मेजर इन दो विशेष ग्रुप के बारे में पढ़ना। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक के बारे में बताया गया था। ऑटोट्रॉफ जो है दो प्रकार के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ, जिसमें प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स है, जिनमें सिंथेसिस क्या होती है, जो प्रोसेस होती है उसको हम कीमो सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? फोटो माने आप जानते हैं लाइट, क्या होता है? लाइट होता है। ठीक है। अगर ये लाइट है, जहाँ से इनको क्या मिले? एनर्जी।
लाइट से इनको एनर्जी भी मिल रही है, लाइट से क्या मिल रही है बेटा, एनर्जी मिल रही है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं भाई। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जिनका कार्बन का सोर्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये सन की लाइट का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कार्बन प्राप्त करते हैं। इससे इनका नाम क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफ। और जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना फूड बनाते हैं वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना। और कीमो ऑटोट्रॉफ दूसरे हैं जहाँ पर एनर्जी का स्रोत क्या है। अभी तक आपने देखा यहाँ पर एनर्जी का स्रोत क्या है, फोटॉन या लाइट है। लेकिन अब फोटॉन और लाइट की जगह पर क्या है, केमिकल बॉन्ड। जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, जब केमिकल बॉन्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करता है और साथ में क्या करता है, कार्बन का जो स्रोत होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस्तेमाल करेगा, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे स्पेलिंग मिला था, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम हो जाएगा। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक सॉरी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सर्कोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब अब आप जान चुके होंगे, ये क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं एज कार्बन सोर्स। एज कार्बन सोर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन के सोर्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है तो ट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वहाँ पर भी आपने देखा था, तीनों हेटरोट्रॉफ थे, फोटो हेटरोट्रॉफ थे, ठीक है, अलग अलग। लेकिन यहाँ जो हायर ऑर्गेनिज्म हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली, वो सब के सब क्या होते हैं, कीमो हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, तो कैसे है हेटरोट्रॉफ है ये, कीमो हेटरोट्रॉफ, कीमो हेटरोट्रॉफ। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं कि जिस हेटरोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन की वार्ता कर रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कीमो हेटरोट्रॉफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना कि फोटो हेटरोट्रॉफी। फोटो हेटरोट्रॉफ का एग्जाम्पल आपने कहा था क्या थे, देख लीजिए, बोल रहे हैं तो कीमो हेटरोट्रॉफ में फोटो हेटरोट्रॉफी में बात किया। फोटो हेटरोट्रॉफ में ग्रीन एंड पर्पल आयरन, परिणाम सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब कीमो हेटरोट्रॉफ में ऑल एनिमल मोस्ट फंजाई ये सब आ रहे थे, चर्चा होंगे सभी डिटेल में। थोड़ी सी हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो सर्कोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजिक न्यूट्रिशन, तीन प्रकार के न्यूट्रिशन के हम लोग करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो सर्कोफिटिक के बारे में आपको और कुछ आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जूस किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर सिक्रिट कर देते हैं और फिर जब वो बाहर जो फूड पर सिक्रिट किए होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है तो अपनी पूरी बॉडी की सरफेस से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे मॉड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सर्कोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना। और दूसरा है पैरासिटिक। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स किसी लिविंग बीइंग से प्राप्त करता है, किसी लिविंग बीइंग से प्राप्त करता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म या उसका सेल्फ या फिर क्या करता है, प्लांट को ही एज होल कंप्लीट रूप में ही शरीर के अंदर ले जाता है, बॉडी के अंदर ले जाता है और उसमें डाइजेस्ट करता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है,
बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। क्या है ये? इंटरनल होता है, ठीक है। और इसमें क्या था? डाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है ना, एक्सटर्नल। इसमें फूड का डाइजेशन क्या होता है? बाहर होता है। डेड ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई पड़ा हुआ किसी डेड ऑर्गेनिज्म पर ये अपना जूस लिक्विड करेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी सतह से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी डेड ऑर्गेनिज्म पर पाए भी जाते हैं, आमतौर पर बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहेगा या शरीर के ऊपर रह सकता है। इस एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्या करता है? भोजन को एब्जॉर्ब करता है, उसी से छीनता है, उसी के फूड का यूज करता है, उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। होलोजोइक में मैंने बताया होल, होलो माने क्या होता है? कंप्लीट, पूरा का पूरा फूड अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, शरीर में इंजेस्ट कर लिया जाता है और फिर अंदर ले जाकर के पचाते हैं। इस मार्ग को क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ें। अभी हम लोगों को प्लांट के बारे में पढ़ना है, वो सारी चीजें जुड़ी हुई थी एनिमल और अन्य ग्रुप से। मीन्स हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफ के बारे में आगे लेंगे। अभी हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आज हम लोग अपना कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, ऑटो माने सेल्फ, सेल्फ के सेंस में कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही अपनी जरूरत की चीजें ये लेते हैं, इसलिए क्या है? ये ऑटो है। और ट्रॉफी में क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड, क्योंकि ऑटोट्रॉफ जो शब्द है ये बना हुआ है तो ग्रीक वर्ड ऑटो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद से ही अपना न्यूट्रिशन ये प्राप्त कर सकते हैं। खुद से ही प्राप्त कर सकते हैं मतलब कि नेचर में इजिली अवेलेबल है सब जगह, उसी का इस्तेमाल करके, उसी चीज को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। और एनिमल अन्य ग्रुप जिनको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं वो इन पर डिपेंड होते हैं कि इनके द्वारा बनाए हुए जटिल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इनसे ले करके वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, फूड करते हैं। इसलिए वो क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफ हो गया। हेट्रो माने अदर्स, हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो ट्रॉफ का मतलब यहाँ है ये न्यूट्रिशन। और हेट्रो माने क्या हो गया? अदर्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कह सकते हैं? दूसरे स्रोत से, जो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है बल्कि दूसरों पर डिपेंड है, दूसरों से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉफ कहलाएंगे। और वो दूसरों से अपना फूड क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन, सॉरी, कार्बन एज सोर्स। क्या है उनका? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बनता है? इन्हीं ऑटोट्रॉफ के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसलिए डिपेंड हो गए किसके ऊपर? हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड हो गए, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। The mode of nutrition is in which an organism prepare its own food with the help of simple raw material. Mode of nutrition क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर, बनाता है, अपना फूड बनाता है, या न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? हड्डी जिससे बनी हुई है अपना मैटर बनाता है। फूड का मतलब यहाँ है जो अपना फूड, फूड माने क्या हो गया? फिक्स या अन्य किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप को बनाना है, क्योंकि हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फूड ही यहाँ पर बना बनाया होता है, अपने द्वारा ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाते हैं, किससे बनाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंपल रॉ मटेरियल, दैट इज द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। बेसिक रूप से क्या? CO2, CO2, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या होता है? किस फॉर्म में लिया जाता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट, पहले आपने पढ़ा है। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, ये सब सिंपल फॉर्म हो गया जिसके द्वारा ये अपना सारा मैटर प्राप्त करते हैं। CH2O, हाइड्रोजन चाहिए, CH2O देते हैं, ऑक्सीजन इससे ग्रहण करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनके आसपास मिलता है,
उसी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या करते हैं, अपना फूड या अपनी बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। जो भी उनको कंपाउंड चाहिए होता है वो बना सकते हैं। इसलिए अपना न्यूट्रिशन जो होता है ये इन्हें सिंपल इनऑर्गेनिक हिट कर लेते हैं, इसलिए इनको बोला गया ऑटोट्रॉफ। ठीक है। अब ये ऑटोट्रॉफ यदि सन की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उसी ऑटोट्रॉफ को फिर क्या बोल देंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ, जिनके बारे में हमें के लिए पढ़ना है, फोटो ऑटोट्रॉफ। आगे देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ क्या है। तो डेफिनेशन अभी आपके सामने आएगी। फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे जो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, सन की लाइट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज अ टाइप of nutrition in which organism itself prepare its food by using sunlight and simple inorganic raw material. It is type of nutrition. It is a type of nutrition in which organism itself prepare its food by using sunlight and simple inorganic raw materials like and water. ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफ इज कॉल्ड, माने जिस प्रोसेस के द्वारा ऑटोट्रॉफ अपना फूड बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से और साथ में सन की लाइट से, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिस प्रोसेस। ठीक है। इसी तरह से कीमो ऑटोट्रॉफ में कैसे डिफाइन करेंगे, ए टाइप इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर its own food with the help of energy of chemical bond. तीनों ऑटोट्रॉफ क्या हो गया, एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेगा और थोड़ा समझ, एंड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा ये अपना बनाते हैं। In the chemoautotrophs, we know well that a type in which organism prepare its own food with the help of energy of chemical bonds and simple inorganic substances like carbon dioxide and nitrogen etc. is called chemoautotroph. सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, chemoautotrophs में और फोटोऑटोट्रॉफ में सिर्फ मॉड ऑफ एनर्जी का है, क्योंकि दोनों ही ऑटोट्रॉफ्स हैं। देखिए ये भी ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है। और फोटो ऑटोट्रॉफ से लिखते हो, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ में भी क्या है, ऑटोट्रॉफ है, दोनों ही जब ऑटोट्रॉफ हैं तो डिफरेंस यहाँ पर है केमो ऑटोट्रॉफ से, क्योंकि एक केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, एक कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ। और जब केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ द सब्सटेंसेस। या यूँ कह लीजिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से सब्सटेंसेस का इस्तेमाल एन ऑर्गेनिज्म करता है, कौन सा फोटोसिंथेसाइजर। इसमें सबसे पहले जो नीड होती है क्लोरोफिल की होती है। ये पिगमेंट है, क्या है, पिगमेंट है। ऐसा पिगमेंट है जो कि पिगमेंट कोई भी होते हैं लाइट पे एब्जॉर्ब करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ को जरूर एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, ये मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या है, मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट। और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये दोनों क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है ना, सहयोगी पिगमेंट।
और ये भी एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट। तो फोटोसिंथेसिस की सबसे पहली जो नीड है वो नीड क्या है, पिगमेंट की है, जिसमें आप क्लोरोफिल यूज करते हैं। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड, xanthophyll, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं, कैरोटीनॉइड और xanthophyll भी कई प्रकार के होते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से पौधों के बेसिक पार्ट्स में या पत्तियों में भी अलग अलग कलर आता है। जब क्लोरोफिल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो पत्ती जो होती है या जो भी पार्ट होता है वो ग्रीन दिखाई देता है। और यदि क्लोरोफिल को मास्क कर देंगे कैरोटीनॉइड और xanthophyll, तो उनके कारण जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप कई बार पत्तियों को देखते हैं दूसरे कलर में दिखाई देते हैं, और फ्लावर्स में जो पेटल्स सेपल्स होते हैं उनके कलर को अगर आप ध्यान दें तो उनका कलर भी चेंज होता है पेटल्स का विशेष रूप से। तो किस कारण, क्योंकि वहाँ पर कैरोटीन और xanthophyll की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिनके कारण अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। इन सब के अलग अलग रेशियो में जब कंबाइन किया जाता है तो अलग अलग कलर बनता है। तो क्या होता है, अलग अलग तरह के दिखाई देती है। लेकिन जब क्लोरोफिल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसके एक कलर आता है, दैट इज द ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहली आवश्यकता जो थी क्लोरोफिल की थी। दूसरी आवश्यकता की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, क्लोरोफिल के अलावा दूसरी चीज जो हमारे लिए आवश्यक है, आप सभी जानते हैं, वो है H2O, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर लाइट। इन सब की जरूरत है, ठीक है। क्या क्या चीजें और चाहिए, H2O चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल लेकिन एक ऐसी चीज है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में होगा। कहीं कहीं क्लोरोफिल यहाँ पर पाया जाएगा, जिस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। तो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, जो फोटो ऑटोट्रॉफ के द्वारा शो किया जा रहा है। फोटो ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है। इससे वो ऑर्गेनिज्म क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ है, फोटो ऑटोट्रॉफ है। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ क्या है, उसकी डेफिनेशन समझने पर फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस क्या है इसकी डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्म एनर्जी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी के बहुत सारे स्वरूप आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनर्जी है सन की लाइट एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं किस एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में। कह रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, परिवर्तन है, जिसमें क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं केमिकल एनर्जी के रूप में। तो क्या होता है, लाइट जो होती है एब्जॉर्ब करके लाइट की एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी जो होती है हमेशा बॉन्ड एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या हम कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को लेकर के क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। लाइट एनर्जी के द्वारा एक नया बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इस लाइट एनर्जी के द्वारा ये बॉन्ड जो बन गया, अब ये केमिकल बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नए केमिकल का निर्माण होता है। इस तरह से यहाँ पर केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कौन, लाइट एनर्जी,
इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस in which solar energy is transferred to chemical energy of food। जो फूड बनाया जाता है जिससे 12 बनेगा उसमें ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो फिर डेफिनेशन फॉर ट्रैपिंग एंड फिक्सिंग द सोलर एनर्जी, फॉर हटा करके यहाँ पे कीजिए फोटोसिंथेसिस इज ए ट्रैपिंग एंड फिक्सिंग द सोलर एनर्जी। These organisms contain a special light absorbing pigments. One most important pigment is chlorophyll। तो विशेषता बताई जा रही है, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन शायद अगले पेज पर मिलेगा आपको। तो दूसरी डेफिनेशन जो इसकी होगी, द प्रोसेस बाय व्हिच green plants make the process by which green plants make their own food। यहाँ पे beer जो लिखा है ये क्या है, beer own food by using CO2 and water in the presence of sunlight। जैसा कि इसके पहले की कक्षाओं हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, पुरानी ही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या है, इस डेफिनेशन में सिंपल और पुराना, लेकिन हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन है जिसमें क्या डिफाइन किया जाता है, फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन व्हिच सोलर एनर्जी ट्रांसफर टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ठीक है, ये डेफिनेशन सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप रखिएगा। दूसरी डेफिनेशन जो कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था दिया हुआ है, इसको भी आपने समझा क्या है, ग्रीन प्लांट्स make their own food by the using carbon dioxide, water in the presence of light, chlorophyll, called photosynthesis। आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 6O2 लिखा हुआ है एक्चुअली 6CO2 क्या है, 6CO2 12H2 और 612O3 6O2 एंड 6H2O। ठीक है, ये आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है ये, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में आइए आगे देखते हैं। रिएक्शन हुई, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, आइए हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें, फोटो मीन लाइट, फोटो मीन क्या हो गया, लाइट, और सिंथेसिस माने क्या हो गया, बनना, फॉर्मेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और ध्यान से इस चीज को समझिएगा क्योंकि टर्म बहुत कुछ बताता है इसमें। फोटो माने लाइट, सिंथेसिस माने फॉर्मेशन। लाइट की सहायता से कुछ बनेगा, बनेगा क्या, C6H12O6, किसके द्वारा बनेगा ये, CO2 के द्वारा बनेगा। CO2 बनाएगा क्या, C6H12O6 बनाएगा। ये फॉर्मेशन हो रहा है, और कौन कराएगा ये फॉर्मेशन, लाइट कराएगा। ठीक है, तो पूरी फोटोसिंथेसिस को इसमें कि C6H12O6 इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन लाइट की सहायता से होता है, इसलिए यहाँ पर हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें सिंथेसिस होती है, सिर्फ इसका कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है एडिशन, समझ लीजिए।
जोड़ना, इसको जोड़ा जा रहा है, कार्बन को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ लाइट रिएक्शन, इस पार्ट का लाइट के नाम पर कर दिया गया लाइट रिएक्शन। इसमें वो घटनाएं होती हैं जो लाइट के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर कौन सी घटनाएं होती हैं, तो लाइट के प्रभाव से घटनाएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी घटनाएं होती हैं लाइट के प्रभाव से, इनको हम क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में आइए देखते हैं, समझते हैं। मीन्स जो स्टेप्स घटते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में, बेसिकली 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों इवेंट ये दोनों इवेंट लाइट रिएक्शन नाम से, ठीक है। और ये जो है अकेला, ये किस नाम से जाना जाता है, कार्बन एसिमिलेशन, ठीक है। या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के भी नाम से जाना जाता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीन्स रिड्यूस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे वो। तो इसमें दो घटनाएं, पहले जो आप देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी की आपको पता है, सन की लाइट को ही हम केमिकल एनर्जी के रूप में बदलने वाले हैं। अगर हम सन की लाइट को केमिकल एनर्जी के रूप में बदलेंगे, तो सबसे पहले उस एनर्जी को हमको क्या करना होगा, ट्रैक करना होगा। एब्जॉर्प्शन या क्या कह सकते हैं, ट्रैकिंग ऑफ सोलर एनर्जी। अब ये ट्रैकिंग जो होती है वो पिगमेंट्स के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, ठीक है। मैं आपको पहले बताया, इसमें मेजर रोल कौन अदा करता है, क्लोरोफिल है। लेकिन इसके साथ वो नाम और जोड़ा था, कैरोबिनॉइड और ज़ैंथोफिल, ठीक है। इनका भी रोल होता है, ठीक है। तो ट्रैकिंग ऑफ जो सन एनर्जी है, सन की लाइट की, कौन करते हैं, मेजरली क्लोरोफिल, और उनके सहयोग में कौन रहता है, कैरोबिनॉइड और ज़ैंथोफिल उनका सहयोग करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। आमतौर पर जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस भी आपको हमने पहले बताया था, दो प्रकार का होता है फोटोसिंथेसिस। एक क्या है भाई, ऑक्सीजेनिक है, एक कैसी है, ऑक्सीजेनिक है। और दूसरा क्या है, एन ऑक्सीजेनिक है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। होता क्या है एक्चुअली, सन की लाइट वाटर पर पड़ती है, ठीक है। तो सन की लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल वाटर के, टू एच टू ओ ब्रेक हो जाता है, जिसको बोला जाता है फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। सन की लाइट की वजह से, लाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो सन की लाइट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सन की लाइट की वजह से ब्रेकिंग हो रही है। किसकी ब्रेकिंग हो रही है, वाटर की ब्रेकिंग हो रही है। फोटो सन के पड़ने की वजह से यहाँ पर जो लाइट पड़ती है, तो क्या होता है, लिसिट हो जाता है। किसका लिसिट होता है, वाटर का। तो क्या बनेगा, टू एच सॉरी 4H प्लस प्लस 2E, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक H2O से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने दो H2O लिया था, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और कितने मॉलिक्यूल वाटर के, सॉरी हाइड्रोजन के निकलते हैं, 4। इन के इलेक्ट्रॉन भी निकल आते हैं साथ में, बस 4 इलेक्ट्रॉन भी।
सीधा सा फंडा है, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इन्हें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। फाइनली क्या होता है, 4 एस प्लस आयन बन जाते हैं और इनके 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यहाँ पर, ये एनर्जी, एक फंडा ये है, क्लियरली यहाँ जानते रहिए कि एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होता है। और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए एक विशेष प्रकार की सवारी का इस्तेमाल करता है। इसके लिए एक बढ़िया सी क्या है, गाड़ी है। ठीक, उस गाड़ी पर यह होकर के चलता है, उन गाड़ी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, कुछ नाम आप पहचानते होंगे, जानते होंगे तो यहाँ जान लीजिए। Na-TH2 या Na-DPH2 भी होता है, Na-DPH2। Na-DH2 भी लिखा होगा, Na-DPH2 भी, दोनों ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ में फास्फोरिलेशन होता है तो Na-DPH2 हो जाता है, कुछ फास्फोरिलेशन नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, Na-DH2। दोनों तरह की स्पीशीज मिलती है, मैंने दोनों ही प्रकार का केमिकल सभी ऑर्गेनिज्म में सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। एक सबसे मेजर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इस इलेक्ट्रॉन कैरियर के अलावा बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को मुख्यतः अभी इस स्तर पर सिर्फ इसी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में जानना है। ठीक है, इसके बाद तो आपने अभी यहाँ 3 स्टेप्स में बात पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स होते हैं। 2 इवेंट्स जो है क्या है, लाइट रिएक्शन से जुड़े हुए हैं, फिर रिवाइज कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी by chlorophyll and other pigments, that is the carotenoids and xanthophyll, conversion of solar energy to chemical energy, ठीक है, and splitting of water molecules into the hydrogen and oxygen। अब यहाँ बात को ध्यान से क्या कहा जा रहा है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और दूसरी घटना क्या हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपने यहाँ पर समझ लिया। लेकिन अभी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे बदल गया, इसको अगर आप ध्यान से देखें, जब लाइट इस पर पड़ी थी, यहाँ पर क्या घटना घटी थी, क्योंकि बांड को ब्रेक करने के लिए ऊर्जा चाहिए, यही समय की लाइट की एनर्जी इस बांड को, जो हाइड्रोजन या टू मॉलिक्यूल मान लीजिए या ऑक्सीजन है, इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी होगा, एच प्लस एच एच होता है, इनके बीच क्या है, ये बांड, ठीक है ना। इस बांड को ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, सन की लाइट से, ठीक है, सन की लाइट पड़ती है, ये दोनों बांड ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ही बांड ब्रेक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ताकतवर होता है, ठीक है, इससे इसके इलेक्ट्रॉन को इससे खींचता है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एच प्लस हो जाता है, क्या होता है, एच प्लस बन जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने निकाल दिया इसको। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भी अलग हो गया, और एक्चुअली जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है, ठीक। और क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपने ब्रेक किया है, इस तरह से क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन मिल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसलिए 2 मॉलिक्यूल जब आपने ब्रेक किया तो आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन आए एच प्लस 4 हो जाएंगे, और 4 ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, 4 ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4 ही क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे। और यहाँ पर एक घटना जो घट रही है ऑक्सीजन निकलने की, क्योंकि जब आप H2O का समीकरण लिखेंगे पूरा तो कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ से ब्रेक होने के बाद H प्लस बना, ये बना, और साथ में क्या निकलेगा, O2 निकलेगा। एक मॉलिक्यूल में ही ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन निकलने के लिए, ऑक्सीजन गैस बनने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए,
तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं और एक उप मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी को ट्रैप करना, फिर इस ट्रैप्ड एनर्जी के द्वारा क्या किया जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जा रहा है और इसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एनर्जी के रूप में। जो इलेक्ट्रॉन है वो सन की लाइट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, केमिकल चीज है, तो इस तरह से केमिकल फॉर्म में बदल जाता है। तो यहीं पर केमिकल फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करेगा इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर करेगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कैरियर करेगा, इस इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम बताया था, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है, NaCl। ठीक है, NaCl। अब यहाँ क्या होता है, ये NaCl जो हाइड्रोजन जो टू ग्रुप होता है उसके H प्लस को भी ले लेता है, NaCl बन जाता है और प्लस 2H अलग से, वही H प्लस। और यहाँ पर क्या होता है, तो चार इलेक्ट्रॉन भी उस पर जुड़ जाते हैं। इस एक ऐसी गाड़ी है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक सीट है जिस पर क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन आकर के बैठ गए और ऐसे ही इनके इलेक्ट्रॉन जो है 4 के 4 आकर के बैठ जाते हैं और ये गाड़ी मूव करती है और वहां पर जाती है जहां पर एनर्जी की नीड होती है, जहां पर क्या है, नीड ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस जो लाइट रिएक्शन था, लाइट फेज था, वहां पर हमको क्या क्या चीजें मिल गई। सबसे पहले हमको Na2 मिल गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मिल गया और प्लस O2 मिल गया। ठीक है? तो लाइट रिएक्शन का अगर हम कहें तो प्रोडक्ट क्या है, लाइट रिएक्शन में सबसे पहला प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, Na2 प्लस H प्लस 2H। तो Na2 प्लस 2H प्लस। अब यहाँ पर साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर जनरेट होती है जिसका नाम है ATP। ठीक है, ये कैसे होता है ये सब आप इंटर में पढ़ेंगे डिटेल में, बस यहाँ पर जानिए लाइट रिएक्शन के द्वारा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बने थे, ये इलेक्ट्रॉन्स ही जाकर के कुछ एडीपी के ऊपर क्या करते हैं, फास्फेट को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि एडीपी ही जो है किसमें कन्वर्ट होगा, फास्फेट में। यहाँ पर क्या होगा, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आकर के जुड़ जाएगा, तो एक में बदल जाएगा। अब ये फास्फेट माने एक बॉन्डिंग होने के लिए एनर्जी चाहिए थी, तो यहीं से एनर्जी जो है इसको क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से यहाँ पर एटीपी बन जाएगा। मीन्स लाइट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, एटीपी मिल रहा है, एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, NADPH2 मिल रहा है। ठीक है, NADPH2 NADPH2 दोनों चीजें मिल, तो ध्यान रखिए क्योंकि दोनों ही चीजें इंसिस्ट करती हैं। और तीसरा यहाँ पर एक और प्रोडक्ट आपने प्राप्त किया था, क्या है वो, O2। तो ये CO को आपने गेट किया था, तो क्या बना था, सबसे पहले OH प्लस प्लस O माइनस प्लस आपने प्राप्त किया था O2। और ये बाद में इलेक्ट्रॉन देकर के किसको, एटीपी को बनाया। ठीक है, और ये दोनों मिल करके Na
ये NMR या NADPH को सिंपली कहा जाता है ना, लिखने में बताया जा रहा है, बस सिंपली क्या बोलेंगे, NADPH बनता है, ATP बन जाता है और क्या बन जाता है, O2। एक इसका प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ तक आपको लाइट प्रोसेस समझ में आ गई होगी। लाइट प्रोसेस में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है जो एनर्जी का सोर्स होता है, जो किसी भी केमिकल फॉर्म में एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। कि आपने बॉन्डिंग भी पढ़ी होगी, तो बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, जो भी बॉन्डिंग होती है वो सब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है और अपनी एनर्जी दूसरे को देके एक नए तरह का बॉन्ड बनाता है। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी थी लाइट वाली, वो अब किसमें बदल गई, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। और ये इलेक्ट्रॉन और आयन ये सब किसके पास है, NADPH के पास है। और कुछ एनर्जी किसके पास है, ATP के पास है, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगले स्टेप पे हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन एक्युमुलेशन एडिशन, सॉरी एडिशन ऑफ कार्बन प्रोसेस है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसको अलग से देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बदल रहे हैं इसमें C6H12O6, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, फार्मूला जो होता है CH2, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। CH2S 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए C6H12O6 है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो क्या किया है, यहाँ पर CH2OH 6 कार्बन को लगाया। इसके बाद सभी पर क्या लगाना है, HOH, किसी भी तरफ आप जोड़ दीजिए, OH एक तरफ OH CH। इस तरह से एक कंपाउंड बनता है जो 6 कार्बन का कंपाउंड है। और यह कंपाउंड क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक कार्बन है, इस पर क्या है, डबल बॉन्ड O, इस तरह का कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी से हमको बनाना C6H12O6। तो सीधी सी बात है, 6 कार्बन को जोड़ना होगा, कम से कम हमको 6 कार्बन तो चाहिए, ठीक है। अब ये 6 कार्बन अगर हमको चाहिए, तो 6 कार्बन को जोड़ने के लिए बॉन्ड्स भी चाहिए। बॉन्ड्स तभी बनेंगे और ब्रेक भी करना पड़ेगा। यहाँ इससे ब्रेकिंग से क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐड करना है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल जोड़ना है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कई प्रकार के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अर्थात जो हमारा NADPH2 है यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है। और तभी स्थान पे देखिए H जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी H आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। H का जोड़ना ये कौन प्रोवाइड करेगा, यही NADPH2, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल है और ATP भी है, जो कि डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी एनर्जी, वो एनर्जी भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर क्या है, यस ट्रांसफर किया जाएगा और क्या होगा, बॉन्डिंग के लिए एनर्जी चाहिए, वो भी ATP प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इस तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच और ये लास्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन सब जगह पे है, देखिए सब पे है, सबके साथ क्या कर देना है, यस को सिर्फ जोड़ते जाना है। और ये यस कहाँ से आएगा, यस आएगा इस NADPH2 के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से आपने देखा, जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट था, उसी प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ATP का और NADPH2 का लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने में, ठीक है।
इस तरह से कह सकते हैं जो कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस है वो लाइट डिपेंडेंट है, लाइट की रिएक्शन पर या लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये लाइट की अनुपस्थिति में भी चलता है, इसलिए कुछ लोग इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन कहना उचित नहीं, क्योंकि डार्क रिएक्शन ये बताता है, लगता है सबसे कि रात में होने वाली रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है कि दिन रात हर समय होती है, क्योंकि इसको जो है लाइट की प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो लाइट प्रोडक्ट जो है रात में भी अवेलेबल होगा तो ये प्रोसेस रात में भी हो सकता है। इस तरह से आपने अभी तक क्या समझा कि दो प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाई दी, एक लाइट प्रोसेस, ठीक है, दूसरा कार्बन एसिमिलेशन। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस में तीन मेजर घटनाएं होती हैं, तीनों मेजर घटनाओं की दो शुरुआती घटनाएं क्या होती हैं, लाइट रिएक्शन के नाम से जानी जाती हैं, लाइट रिएक्शन, और तीसरा जो है क्या है, कार्बन एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट इवेंट, लोगों ने जान लिया। अब ये देखते हैं कि ये जो सिंथेसिस होती है क्लोरोफिल में होती है, और क्लोरोफिल की वास्तव में लोकेशन कहाँ होती है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टीएस ऑफ लीफ, टीएस ऑफ लीफ। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, टीएस ऑफ लीफ है, इसके समझिए ये क्या है, इसमें लोकेशन कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट हर सेल में पाई जाती है, विशेष रूप से लीफ में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो लीफ की जो सबसे बाहरी सेल होती है उस सेल को जो ऊपर की तरफ है, ये लीफ के दो परत होंगे, ऊपर की कवर, नीचे की कवर। ठीक है, जो सबसे बाहरी कवर है उसको बोलते हैं हम लोग अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे होती है उसको बोलते हैं हम लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, ये अपर एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, और इसके बीच में दो प्रकार की विशेष सेल्स पाई जाती हैं, एक थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा लंबाई में मिलने वाली सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है पैलिसेड सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड सेल्स। इनकी देखिए लंबाई ज्यादा है देन इन सेल्स की, इनकी जो है शेप जो है राउंडेड होता है। ठीक है, दूसरी सेल्स क्या है, स्पॉन्जी सेल होती है। दूसरी सेल्स कौन सी है, स्पॉन्जी सेल। तो स्पॉन्जी सेल्स की क्या होती है, राउंड शेप की होती है, क्या होती है, राउंड शेप की होती है। जो राउंड शेप की सेल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी सेल, और जो थोड़ा लंबा होता है, खंभा का कह सकते हैं होता है, उनको हम बोलते हैं पैलिसेड। एक तरह से दिखाई दे वो क्या है, पैलिसेड सेल्स हैं। और जो पैलिसेड सेल्स होती है काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, क्या होती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग। पैकिंग कैसे होती है, कॉम्पैक्ट होती है, और स्पॉन्जी सेल की जो पैकिंग है वो लूज होती है, कैसी होती है, लूज होती है। ठीक है, और ये दोनों ही प्रकार की सेल्स को, क्योंकि मध्य में सबसे बाहर की तरफ क्या हो गया, अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ क्या हो गया, एपिडर्मिस होगी, और बीच में जो हिस्सा भरा हुआ है वो मीजोफिल सेल्स के नाम से जानी जाती है। तो मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की हो गई, एक पैलिसेड सेल्स हो गई, दूसरी स्पॉन्जी सेल्स हो गई, और बीच बीच में बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा होता है, स्पेस पाए जाते हैं, एयर स्पेस। अब ये एयर स्पेस क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर एयर स्पेस नहीं होगा तो एयर का ट्रांसफॉर्मेशन, एक माने ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हो पाएगा, और बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्पॉन्जी सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है। ठीक है, अब आइए एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं। एक सेल में आप आमतौर पर क्या देखते हैं, साइटोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी, फिर सेल वॉल है, आपका सेल वॉल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, बैकबोन है, बैकबोन के बाहर ये बैकबोन है, बैकबोन के बाहर जो भी कुछ हरे कलर में आपको दिखाया गया है भरा हुआ है साइटोप्लाज्म है, और सबसे बाहर की तरफ ये हिस्सा क्या है, आपका सेल वॉल है। ठीक है, और यहाँ साइड में आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और बैकबोन आप देख रहे हैं सेंटर में पड़ा हुआ है, और यहाँ बीच बीच में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कल आपको क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर दिया जाएगा।
अगली क्लास में।